गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना इस NISM 5A मॉड्यूल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग मेजर चीज़ें डिस्कस कर ली थी। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे काम करता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, इन्फ्लेशन, सेविंग्स के बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो हम आगे चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, जो सेबी ने कैटेगराइजेशन दिया है उस पर इन डिटेल हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले पेन और पेपर लेकर के आप लोग बैठें, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगें वो आप नोट डाउन कर लें। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से अपनी की बात सुनिएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि सेबी जो है वो रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो एक पिता की तरह, जैसे परिवार में एक पिता होते हैं बिल्कुल वैसे ही, या एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं बिल्कुल वैसे, पूरे एंटायर मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को 5 सिंपल कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है इक्विटी स्कीम्स, दूसरा है डेट स्कीम्स। किसी को इक्विटी और डेट दोनों के बेनिफिट चाहिए वो हाइब्रिड स्कीम्स में जा सकते हैं। किसी को तीनों समझ में नहीं आ रहे वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में जा सकते हैं। और इसके बाद जो भी बचा उसको उठाया गया और फिफ्थ स्कीम में डाल दिया गया, जिसका नाम है अदर स्कीम्स। राइट, अब हम बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले हम एक बात ये जान लें। इन स्कीम्स के बारे में चर्चा करने से पहले ज्यादातर लोगों का सवाल ये देखने को मिलता है कि सर हमने बहुत सुना है ये लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी है। नंबर 1 से लेकर के नंबर 100 तक जो भी कंपनीज आएंगी उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में। 101 से लेकर के 250 तक, या 101 से लेकर के 250 तक जो कंपनीज फॉल करती हैं उनको मिड कैप कंपनीज कहा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। उसके अलावा 251 से आगे जितनी भी कंपनीज होंगी, उसके आगे जो भी जाएंगे उन सबको स्मॉल कैप कंसिडर किया जाता है। राइट, जो 5 स्कीम्स में सेबी ने कैटेगराइज किया है इनको, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, उन सब में भी आगे सब कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। तो हम एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे, वो कैसे अलग हैं एक दूसरे से उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप अपने नाम से है, कैप स्टैंड्स फॉर कैपिटल या कैपिटलाइजेशन। तो मल्टी कैप का मतलब यहाँ पे हम सिर्फ लार्ज कैप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मिड कैप की बात नहीं कर रहे, सिर्फ स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे। सो मल्टी कैप स्कीम्स में क्या होगा, मल्टी कैप फंड्स में जनरली क्या होगा कि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैपिटल जो कैप्स होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल एसेट्स का मिनिमम 25% ईच, यानी 25% ईच मिनिमम इन लार्ज कैप, 25% मिनिमम इन मिड कैप एंड 25% मिनिमम इन स्मॉल कैप में जाएगा टोटल AUM का, जो भी उसकी एसेट्स मैनेज वो कर रहे हैं उसका। तो इसको मल्टी कैप फंड्स कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फ्लैक्सी कैप फंड्स। यानी फ्लैक्सी कैप फंड्स में ये मैंडेटरी नहीं है कि मिनिमम 25% ही हम इसको लार्ज में डालें, 25% ही मिड में डालें, 25% ही स्मॉल में डालें। यहाँ पे जो भी टोटल एसेट है उसका मिनिमम 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ जो उनके कैप्स हैं उसके हिसाब से। तो ऐसा भी हो सकता है कि 35% लार्ज कैप में चला जाए, 10% मिड कैप या स्मॉल कैप में चला जाए, बचा हुआ बाकी के स्टॉक्स में, तो उसको कहते हैं फ्लैक्सी कैप फंड्स। यानी यहाँ पे कैप को लेके एग्नोस्टिक्स देखने को मिलेंगी। अगला है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स अपने नाम से आइडेंटिफाइड है, तो जो भी टोटल एसेट्स हैं उसका एटलीस्ट 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाएगा, और बचा हुआ बाकी फर्दर वो मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आ पा रही है। इसके बाद लार्ज एंड मिड कैप की जब बात होगी, यानी कि मैक्सिमम जो जितना भी उनके पास एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स का मिनिमम 35% जाएगा लार्ज कैप में, मिनिमम 35% जाएगा मिड कैप। ये आपको देखने को इस तरह से देखने को मिलेगा। सो आइडिया क्या है
क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, एक एक स्पेसिफिक फंड के तरह से नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसी एसेट क्लास में, उसी रिस्पेक्टिव एसेट क्लास में उनके इन्वेस्टमेंट जो है उसका एक्सपोजर ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। मिड कैप फंड्स में क्या होगा, जो भी टोटल एसेट्स हैं उसका मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में आपको देखने को इस केस में मिलता है, राइट। इस तरह से ये काम करेगा। उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स, टोटल जो भी एसेट्स हैं उसका मिनिमम 65% वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं एक टर्म नहीं बोल रहा हूं बार बार, और वो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्योंकि ये इक्विटी स्कीम्स की सब कैटेगरीज हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सब इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। डिविडेंड यील्ड फंड क्या होते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो ऐसे स्टॉक्स में किया जाएगा जहां पर डिविडेंड रेगुलर, ऐसे स्टॉक्स जो रेगुलर डिविडेंड पे आउट देते हैं, ऐसे स्टॉक्स में बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जितना भी टोटल एसेट्स है उसका मिनिमम 65% डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो करा जाएगा। जो फंड मैनेजर है वो उसको यहाँ करेंगे। देन बात आती है वैल्यू फंड की। ये एक स्ट्रैटेजी है, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, ये एक स्ट्रैटेजिक फंड्स होते हैं। वैल्यू फंड का मतलब है ऐसे इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड ऑप्शंस में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना जिनका वैल्यूएशन हमें अभी करेंटली देखने को लो आ रहा है, या जिससे हमें एक्सपेक्टेशन मार्केट से ज्यादा है। तो जो भी टोटल एसेट्स हैं उसका मिनिमम 65% जो है वो वैल्यू फंड्स में या वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कॉन्ट्रा फंड्स एक बड़ी, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। फंड मैनेजर्स उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड है, या करंट सिनेरियो में मार्केट उनको लेके बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे स्टॉक्स को चुनने के लिए बेसिकली कॉन्ट्रा फंड्स एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो किया जाता है। तो जो भी टोटल एसेट्स होंगी उसका 65% यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड में जो ऐसी कंपनीज होंगी इस स्ट्रैटेजी को लेकर के मैनेज की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं बोल रहा हूँ बार बार, बट वो कंसिडरेबल ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। फोकस्ड फंड, फोकस्ड फंड में बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स होंगे, यानी ये ग्रुप है उसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हैं। और इसमें जो भी स्टॉक्स आएंगे वो किसी भी कैटेगरी पे फोकस करके हो सकता है वो मिड कैप पे से फोकस कर रहे हैं, हो सकता है वो लार्ज कैप पे फोकस कर रहे हैं, हो सकता है वो स्मॉल कैप पे फोकस कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट जाएगा, टोटल एसेट्स का मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इस तरह की एसेट क्लासेस में जाएगा, इस तरह के स्टॉक्स में जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है सेक्टोरल फंड्स या फिर थेमैटिक फंड्स। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा एक बार। सेक्टोरल फंड्स का मतलब होता है ऐसे फंड्स जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सिर्फ आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया, या सिर्फ फार्मा सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया, या फिर जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, मेटल्स होते हैं, मेटल एंड माइनिंग, उस तरह के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये सेक्टोरल फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है थेमैटिक। थेमैटिक मतलब सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक थीम पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एमएनसी फंड्स। सो एमएनसी इज अ थीम। अब इसमें हो सकता है कि आईटी सेक्टर की एमएनसी भी है, हो सकता है कि फार्मा सेक्टर की एमएनसी भी है, हो सकता है एफएमसीजी की भी एमएनसी भी है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेक्टोरल फंड्स में एंड थेमैटिक फंड्स में। तो यहाँ पर जो भी टोटल एसेट्स हैं उसका मिनिमम 80% क्या होगा, ऐसे सेक्टर या ऐसी थीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उससे रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसको हम लोग टैक्स सेवर स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट में ये आपको जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे अप टू 1,50,000 तक का डिडक्शन प्रोवाइड करती है, 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ही प्रोवाइड करती है। तो ELSS की जब भी बात होती है तो इसको टैक्स सेवर स्कीम कंसिडर किया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ
3 साल का आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको 3 साल तक ये फंड यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और 80C का बेनिफिट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर रहे होंगे, टोटल एसेट्स का मिनिमम 80% यहाँ पर ऐसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। राइट, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड इन जनरल अगर आप देखेंगे तो पर कैटेगरी में एक स्कीम ही रख सकता है। राइट, ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास लार्ज कैप के कई फंड्स, ऐसा नहीं होगा। तो लार्ज कैप का एक फंड हो सकता है, मिड कैप का एक हो सकता है, लार्ज एंड मिड कैप का एक हो सकता है, स्मॉल कैप का एक हो सकता है, और उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कुछ एक। लेकिन ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें एक से ज्यादा फंड्स भी रखे जा सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आप कौन सा इंडेक्स फॉलो करते हैं, राइट, निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी 500 हो सकता है। फिर उसके अलावा ईटीएफ्स हैं, डिफरेंट ईटीएफ हो सकता है, क्योंकि ये सीधा रेप्लिकेट करते हैं अपने इंडेक्स को, सीधा रेप्लिकेट करते हैं अपने स्पेसिफिक एसेट को या कमोडिटी को। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद बात आती है हाइब्रिड फंड्स के बारे में। सो सेबी ने इसको 6 स्पेसिफिक फंड्स में बांटा हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। बट इंडिया में सिर्फ 2 कैटेगरीज इसकी परमिटेड है। सबसे पहला है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, दूसरा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 40 to 60% हिस्सा जाएगा इक्विटी में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। बचा हुआ 40 से 60% जाएगा डेट्स में या डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। सो टेक्निकली जो रिस्क है वो कम हो जाता है और रिटर्न के पोटेंशियल्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। दूसरा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पे मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका देखने को मिलेगा 65 से 80% तक जाता है इक्विटी में, बचा हुआ 20 से 35% जो है वो जाता है डेट्स में। सो ये अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आती है गोल्ड ईटीएफ की। देखिए, ईटीएफ अपने आप में बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। उसकी फुल फॉर्म या उसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर्स को खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही ईटीएफ को भी खरीदा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। ईटीएफ किसी भी चीज की छोटी यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंडेक्स के ईटीएफ को खरीद सकते हैं अगर मार्केट में वो अवेलेबल है। आप किसी कमोडिटी के ईटीएफ को भी खरीद सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। और इसके अलावा आप किसी ग्रुप ऑफ एसेट्स के ईटीएफ को भी खरीद सकते हैं। सो गोल्ड ईटीएफ का मतलब है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड में या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते बट गोल्ड में खरीदना है उनको, तो उनके लिए गोल्ड ईटीएफ एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। और ये रियल टाइम में रियल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है, तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन है कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स। ये क्या होता है? ये क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं। ये बेसिकली किस लिए बनाई गई हैं? यहाँ पे इन्वेस्टर्स को किसी भी कंडीशन में उनके जो प्रिंसिपल हैं वो वापस दे दिए जाता है। उस पर प्रिंसिपल पे कोई भी रिस्क नहीं होता, चाहे मार्केट कितना भी नीचे जाए, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए। सो उनका कैपिटल प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब उनका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है इन स्कीम्स में। ध्यान रखिएगा, ये क्लोज एंडेड स्कीम है। राइट, देन अगला ऑप्शन है फंड ऑफ फंड्स। तो फंड ऑफ फंड्स को ऐसे समझ सकते हैं बहुत आसान भाषा में। मान लीजिए किसी एक इन्वेस्टर ने किसी फंड ए में इन्वेस्टमेंट किया। इसका जो फंड मैनेजर है उसने ये पैसा उठाया, उसको किसी फंड बी में, या बी, सी, डी, ई, एफ ऐसे कई फंड्स में एक साथ जमा किया। सिमिलर फंड्स में कह सकते हैं, किसी भी एक फोकस थीम को जो वो फॉलो कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। सो उसको हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। यानी एक फंड का इन्वेस्टमेंट एक के अलावा दूसरी कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में गया, या एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने दूसरे तीसरे कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको फंड ऑफ फंड्स कहा जाएगा। तो जिस भी तरह का वो एफ है, उसमें जो भी टोटल एसेट्स हैं उसका मिनिमम 95% ऐसे अंडरलाइंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके बाद बात आती है फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स की। ये भी एक क्लोज्ड एंडेड डेट फंड है, जहां पर जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैसा ही फॉलो करता है जिस तरह की वो एसेट क्लास है। जैसे एक स्पेसिफिक 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया, तो जो फंड का ड्यूरेशन है
उसके अंदर के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो लगभग 5 साल के आसपास ही उनका मैच्योरिटी पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिन पे हमने अभी डिटेल में समझा है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेक श्योर आप इसको एक दो बार एटलीस्ट इस वीडियो को देख लें, ये आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच।